जहां चार्जिंग के दौरान स्कूटी ब्लास्ट हो गया और नई इलेक्ट्रिक स्कूटी में बताया जा रहा है कि आग लग गई और आग इस कदर तेज लगी कि घर में रखे हुए सामान जलकर खाक हो गए। कल रात ही ये स्कूटी खरीदी गई थी और इसे चार्जिंग के लिए लगाया गया था। वार्ड पार्षद की तरफ से ये स्कूटी खरीदी गई थी और नई स्कूटी में चार्जिंग के दौरान ब्लास्ट और ब्लास्ट के बाद पूरा घर जलकर खाक हो गया। बड़े नुकसान की बात सामने आ रही है वारसलीगंज के वार्ड संख्या 6 की ये घटना, जिसमें टीवी, पंखा, बाइक, घर में रखे हुए ये तमाम सामान जो हैं वो जलकर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। करीब 2 घंटे के बाद बताया जाता है कि ये ब्लास्ट होता है जब नई इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्ज करने के लिए लगाया गया था और इसी दौरान इस ब्लास्ट के बाद पूरे घर में आग लग जाता है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चार्जिंग के दौरान देखिए कितना जोरदार ये धमाका हुआ होगा। घर में लगे इस चार्जिंग पॉइंट के बाद सारा सामान इसकी चपेट में आता है और सब कुछ जलकर देखिए पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो ये वो तस्वीरें देखिए इस घर के अंदर से। नई स्कूटी कल ही खरीदी गई और उसे चार्ज करने के लिए लगाया गया था, लेकिन उसके बाद घर की तस्वीर देखिए किस कदर है। स्कूटी पूरी तरह से जलकर अब राख में तब्दील हो चुकी है और घर की स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या आलम उस वक्त रहा होगा। हमारा भाई शाम में लगभग 9 बजे रात में एक इलेक्ट्रिक बाइक खरीद के लाया मार्केट से, बाजार शोरूम से, और लाके पूजा करने के बाद चार्ज में लगाया और चार्ज में लगाते ही 2 घंटे के बाद बैटरी उसका ब्लास्ट कर गया। अब बैटरी ब्लास्ट करने के साथ पूरा स्कूटी जो है पूरा जल के खाक हो गया और उसके चलते मेरा पूरा घर में मतलब ऑफिस में पूरा टीवी था, टीवी जल गया, होम थिएटर, बाल का पत्ते सबका पेपर था, सब जल के पूरा राख हो गया है। पंखा था, बल्ब था, मान के चलिए पूरे ऑफिस का पूरा सब कुछ पूरा जल के खाक हो गया है। कितना लगभग नुकसान हुआ? लगभग मेरा टोटल खर्च नुकसान लगभग 3-4 लाख रुपए से ऊपर का चला गया है। और संवाददाता अनिल विशाल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं नवादा से। अनिल, क्या जानकारी मिल रही है? आखिर कल ही जब स्कूटी खरीद कर लाई गई थी तो इस हादसे के पीछे की वजह? जी देखिए, ये इस तरह की घटना जो है वो पहली बार सामने आई है और इलाके के जो लोग जो है वो सभी अचंभित है कि इससे पहले लोग अक्सर सुना करते थे कि मोबाइल को चार्ज करने के दौरान वो ब्लास्ट होता है और लोगों को क्षति पहुंचाता है, मगर इलेक्ट्रिक ई बाइक का जो है पहली बार इस तरह से ब्लास्ट होना वो लोगों के लिए एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि जो मालिक है उन्होंने जहां से ये स्कूटी ली थी उसे वो अवगत कराया है कि आखिर किस कंडीशन में ये जो बैटरी जो है उसका ब्लास्ट हुआ है। क्योंकि प्रोडक्ट बिल्कुल ब्रांड न्यू था तो उससे लोगों को और भी आशंका जाहिर हो रही थी कि उसकी गुणवत्ता पे सवाल उठ रहा है, मगर इस दौरान उनका जो है वो काफी कुछ नुकसान हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण उनके जो जितने भी वार्ड पार्षद से जुड़े हुए जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जल गए हैं। तो उन्होंने कंपनी को इससे अवगत कराया है और जितनी भी उनकी क्षति हुई है उसको भी उन्होंने पूर्ति करने के लिए कंपनी को बोल रखा है, क्योंकि कल ही ब्रांड न्यू बाइक खरीदी गई है और वो जो है तो चार्जिंग के दौरान लगभग 2 घंटे के बाद ही वो चार्ज हुई और उसके बाद वो ब्लास्ट हो गई। हालांकि सबसे अच्छी बात यह रही कि किसी लोग जो है उससे प्रभावित नहीं हुए। वहाँ जो मौजूद जो हॉल में जितने भी सामान रखे हुए थे वही उसका नुकसान हुआ है, मगर इस दौरान उनका काफी नुकसान हुआ है और कंपनी के जो अधिकारी जो है वो उनके घर पे आकर उस सभी चीजों का वो निरीक्षण कर रहे हैं कि आखिर किस कंडीशन में उसमें ब्लास्ट हुआ है। कंपनी की रिपोर्ट आने के बाद ही ये स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा कि किन कारणों से स्कूटी में आग लगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर एक तरीके से सावधान करती है, सचेत करती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदते समय चार्जिंग को लेकर बहुत सारे सतर्कता को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और देखिए इस तरीके के हादसे, और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी तमाम दूसरी जगहों से इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर जंक्शन पर हादसा हो गया। प्लेटफॉर्म संख्या 1 बताई जा रही है जहां पर यह हादसा हुआ और आग लग गई। यात्रियों में इस दौरान आग की वजह से अफरा तफरी का माहौल दिखा। यात्री यहां से भागते हुए इधर उधर नजर आए और फायर ब्रिगेड की टीम ने हालांकि बाद में जाकर इस आग को बुझाया है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें जो हैं वो बता रही हैं कि स्टेशन के इस परिसर में प्लेटफॉर्म संख्या 1 बताई जा रही है जहां पर अचानक से आग लगती है और देखते ही देखते चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आने लगता है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की बात कही जा रही है और बड़ी घटना हालांकि यहाँ टल गई क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी उस वक्त प्लेटफॉर्म पर थी। मामूली नुकसान लेकिन सावधान करने वाला। चल रहा है।
और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बिहार के मुद्दे पर खुलकर बातचीत की है। न्यूज 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत में नितिन नवीन ने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए ने लीडरशिप तय किया है। नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी गठबंधन की राजनीति में भरोसा हमेशा से रही है और वही भरोसा इस वक्त भी आपको नजर आ रहा होगा और यही वजह है कि एक समय में बड़ी पार्टी होने के बाद भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और जब जब मौका मिला हम लोगों ने मिलकर गठबंधन के इस धर्म को निभाया है। बिहार के बारे में बात करते हैं, वहां पे भी एक तरीके से एक जनरेशनल शिफ्ट हुआ है। पहला भाजपा का मुख्यमंत्री और वो भी काफी उम्र में कम। इसको कैसे देखते हैं? आप तो वहां से आते हैं, आप वहां मंत्री भी रहे हैं, कार्यकर्ता भी रहे हैं। देखिए, बिहार हमारे एनडीए और बीजेपी के समय से लंबे समय तक हमारा आधार क्षेत्र रहा। हम लोगों ने अलायंस पॉलिटिक्स के में निश्चित रूप से बिलीव किया। एक समय हम बड़ी पार्टी थे तो भी हम लोगों ने नीतीश कुमार को अपना नेतृत्वकर्ता बनाकर आगे किया और उस गठबंधन को हमने निभाया भी लंबे समय। और आज कहीं ना कहीं एक समय आया जब जदयू ने वो फैसला किया जो फैसला हमने कभी पहले किया था और नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो फैसला हुआ, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला। और मैं ये मानता हूं कि ये दोनों दलों की आपस की जो एक अंडरस्टैंडिंग है जो अपने आप में इतिहास में लिखी जाएगी कि दोनों ही दलों ने जब जब मौका मिला गठबंधन धर्म को कैसे निभाया। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया। एक समय था जब हम खुद बड़ी संख्या में थे, फिर भी हमने निर्णय नीतीश कुमार के लिए किया। तो ये दोनों ही चीजें मुझे लगता है कि अलायंस पॉलिटिक्स के लिए उदाहरण बनेंगी। और आज सम्राट चौधरी के रूप में एक लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने मिलकर तय किया है और मेरा ये मानना है कि ये एनडीए के जो संकल्प रहे हैं 2025 के, उन संकल्पों को पूरा करेगी। तो देखिए, बिहार में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और इसी को लेकर बीजेपी की इसे चाल बताकर विपक्ष की तरफ से हमला किया जा रहा है। साथ ही इस बात का दावा भी किया जा रहा है कि जेडीयू का अस्तित्व अब संकट में है। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दो टूक शब्दों में कहा कि विपक्ष को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जिसका खुद का अस्तित्व खतरे में हो, जनता जिसका साथ छोड़ चुकी हो, वो विपक्ष के नेता जेडीयू के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सच ये है कि जेडीयू पूरी मजबूती के साथ बना हुआ है। बिहार में जदयू जो है अब इसका अस्तित्व ऑपोजिशन कहती है कि खतरे में है, कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा बड़ी पार्टी है और आने वाले समय में उनके पास कोई लीडर भी नहीं है। इस क्रिटिसिज्म को आप कैसे मैं देखता हूं जो खुद ही अस्तित्व विहीन हो जी, जिनका खुद का जनाधार नहीं बचा हो, वो जदयू जैसी बड़ी पार्टी पर सवाल उठाए या उनके अस्तित्व की इस बात। आज आप कहां पे हो? अरे पहले थोड़ा अपने गिरेबान में झांक लेते। इतने बड़े बड़े वादे, इतने बड़े बड़े कैंपेन, इतने बड़े बड़े लोगों को उतार कर मैदान में क्या मिला? जनता के बीच में जब तक आप ही नहीं हो, जनता आप ही के साथ कुछ खड़ी नहीं हो पा रही, आप हम पर उठा रहे हो जिसके 84 एमएलए हैं, 80 एमएलए। तो मेरा ये कहना है कि अपने अस्तित्व पर पहले झांकना चाहिए और जदयू पूरी तरह से एज ए पार्टी स्ट्रांगली खड़ी है और बीजेपी और जदयू एनडीए अलायंस के रूप में हम लोग बेहतर काम करके आगे बढ़ रहे हैं। हम जनता के प्रति कमिटेड होकर काम कर रहे हैं। तो बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बहुमत साबित करना है। एक दिन के विशेष सत्र को लेकर जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने कहा कि फ्लोर टेस्ट में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एनडीए के पास 202 विधायकों का बहुमत है, विपक्ष में सिर्फ 35 हैं। ऐसे में कहीं कोई समस्या नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए जीविका दीदियों को दिए गए 10-10 हजार रुपए और कारोबार की समीक्षा के बाद 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता पर भी श्रवण कुमार ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से जल्द ही सभी को उनकी राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।
टेस्ट है तो उसमें क्या दिक्कत है? 202 की संख्या है, मात्र 35 लोग उधर हैं, तो फ्लोर टेस्ट में कोई समस्या नहीं है। हंसते हंसते सम्राट चौधरी जी विश्वास मत हासिल करेंगे। सर एक और सवाल है कि अभी तक सब लोगों को 10-10 हजार रुपया दिया गया, जिनका महिलाओं को, अब तैयारी है कि 20-20 हजार रुपया और देना है। क्या योजना है सर, पूरे क्या तैयारी है? तो योजना तो पहले से घोषित है। माननीय जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 5 फेज में देने के लिए कहा दिया था, आदेश भी निर्गत है। तो 5 फेज में पैसा मिलेगा। पहला 10,000, दूसरा 20,000, तीसरा 40,000, चौथा 60,000 और पांचवा 80,000। उससे भी अधिक अगर उनको जरूरत होगी तो बैंक से 10 लाख तक लोन दिलाया जाएगा, जिसमें मात्र 7% शुल्क लगेगा। किन लोगों को सर कब तक मिलेगा 20,000 रुपया? ये जल्द ही प्रक्रिया में है, प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, जल्द ही उनको मिलेगा। और क्या क्या पैमाना है सर 20,000 रुपया देने को, जो बेहतर काम? जिन लोगों ने रोजगार शुरू कर दिया है उसकी समीक्षा हो गई है और उनको अभी दिया जाएगा, और जो लोग थोड़ा पीछे हैं उनको भी आगे करने की दिशा में हमारा टेक्निकल सपोर्ट चल रहा है। टेक्निकल सपोर्ट करके उनको भी दिया जाएगा। वीर कुंवर सिंह के विजय दिवस के मौके पर पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया और इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राज्यपाल सैयद अता हसनैन के साथ डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर उन्हें नमन किया और उनके बलिदानों को याद किया। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव ने बंगाल चुनाव में हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया दी। विजेंद्र यादव ने कहा कि बंगाल की यही स्थिति है और इसीलिए हम लोग वहां बदलाव चाह रहे हैं। वहीं बिहार में अपराध के मुद्दे पर तेजस्वी यादव के आरोपों पर डिप्टी सीएम ने कहा कि तेजस्वी की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। उनकी बातों को छोड़िए, वे क्या कहते हैं पहले ये बताएं तेजस्वी कि उन्होंने अभी तक किया क्या। इसीलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं कि शांतिपूर्वक विकास का मामला आगे बढ़े, वातावरण शांत। सवाल है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं अपराधी जो है वो सम्राट हो गए हैं, बिहार में लगातार अपराधी घटनाएं घट रही है। कौन क्या कह रहा है, अपने क्या है वो, अपने क्या है, अपने उनके विषय में पूछे क्या है। तो इंडो नेपाल सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार इस वक्त बेहद गंभीर है और अगली माह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे लेकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। और इससे पहले बिहार के मुख्य सचिव, अपर गृह सचिव और डीजीपी लगातार नेपाल से लगे जिलों का दौरा कर रहे हैं और दौरा कर इन इलाकों की जानकारी ली जा रही है कि क्या इस वक्त वस्तुत स्थिति है। इसी क्रम में आज ये सभी आला अधिकारी मधुबनी और सुपौल जिले में लगे इंडो नेपाल बॉर्डर का पहले निरीक्षण करेंगे और फिर इन दोनों ही जिले के डीएम और एसपी के साथ साथ एसएसबी के अधिकारियों के अलावा सहरसा रेंज के डीआईजी और दरभंगा रेंज के आईजी के साथ बैठक होगी। और अब जरा भारत नेपाल सीमा को लेकर सरकार की इस गंभीरता को समझना जरूरी है कि आखिर बॉर्डर का मुद्दा इस वक्त इतना बड़ा क्यों बन गया है और सीमा पर सख्ती से क्या क्या बदल सकता है। तो इंडो नेपाल बॉर्डर काफी हद तक खुला हुआ क्षेत्र है और इसलिए इसकी सुरक्षा जरूरी है। भारत नेपाल सीमा का सुरक्षित होना बेहद महत्वपूर्ण है। खुली सीमा की वजह से घुसपैठ यहां से आसानी से हो जाता है। आतंकवाद का खतरा हमेशा बना होता है। अवैध सामानों की तस्करी इन्हीं रास्तों से की जाती है। हथियारों, सूखे नशे हो, इनकी तस्करी के लिए ये सरल रास्ता बन जाता है। मानव और पशु तस्करी भी इन रास्तों से होती है, चाहे वो जाली नोट का कारोबार हो, शराब की तस्करी भी हो, आम तरीके से यहां पर हो जाती है। नो मेंस लैंड में अतिक्रमण भी एक बड़ा मुद्दा है और इस लिहाज से ये बैठक और बातचीत, अधिकारियों का दौरा बहुत महत्वपूर्ण। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, भारत नेपाल सीमा के खुले और सुरक्षित होने की चर्चा कर रहे हैं, उससे जुड़ी एक बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां पर मोतिहारी में रक्सौल में एसएसबी और सामाजिक संस्था की तत्परता से एक हिंदू नाबालिग लड़की की तस्करी होने से बचा लिया गया। मुस्लिम युवक पर आरोप है कि वो लड़की की तस्करी करने वाला था। एसएसबी को जानकारी मिली कि भारत नेपाल सीमा के मैत्री पुल के पास एक ऑटो रिक्शा में एक युवक एक नाबालिग हिंदू लड़की को नेपाल ले जाने की कोशिश कर रहा है।
पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो जानकारी हासिल हुई कि साहिल अंसारी हरसिद्धि का रहने वाला है और एक हिंदू लड़की को नेपाल ले जाने का प्रयास इसकी तरफ से किया जा रहा है। एसएसबी ने तत्परता दिखाई और दोनों को हिरासत में लिया। दोनों से जब पूछताछ की गई तो जानकारी मिली कि मुस्लिम युवक साहिल अंसारी ने हिंदू लड़की, जो कि नाबालिग बताई जा रही है, सोशल मीडिया के जरिए उसे प्रेम जाल में फंसाया, शादी का झांसा दिया और घर से इस लड़की को भगाया है। सात निश्चय पार्ट 3 के तहत बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बिहार में 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने को लेकर अब मंजूरी मिल चुकी है और साथ ही साथ इन जगहों पर अभी से जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। जमीन खरीद बिक्री पर रोक इसलिए क्योंकि मास्टर प्लान तैयार होना है और इसी मास्टर प्लान के तैयार होने तक ये रोक इन जगहों पर लागू रहेगी। कल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक हुई थी, जिसमें कुल 22 एजेंडों पर मोहर लगी, जिसमें इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। बिहार सरकार 11 जगहों पर नए आधुनिक शहर बसाने जा रही है और सबसे जो इस नाम की चर्चा और ये नाम उस जगह के महत्व के अनुसार अब नाम को भी लेकर विचार किया जा रहा है। ऐसे में इन 11 शहरों में मास्टर प्लान तैयार होने तक जमीन की खरीद बिक्री पर इस वक्त रोक लगाई गई है। जैसे अब ये जिले कौन कौन से हैं वो भी जान लीजिए। तो पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर और इसके पास 31 मार्च 2027 तक जमीन जो है वो बिक्री नहीं की जा सकेगी, यानी ना आप बेच सकते हैं और ना ही खरीद सकते हैं, ना ही रजिस्ट्री इसकी होगी, ना हस्तांतरण होगा। जब तक भागलपुर की बात कर ले, सीतामढ़ी की बात कर ले, मुजफ्फरपुर और छपरा के पास 3 महीने यानी कि 30 जून 2027 तक जमीन की बिक्री नहीं होगी। ये वो तारीख है किन किन जिलों में कब कब आप जमीन की बिक्री कब तक नहीं होगी, तो ये जान लीजिए कि ये वो जिले हैं जहां पर 30 जून 2027 तक जमीन की बिक्री पर फिलहाल रोक लगाई गई है। कि ये सभी क्षेत्र जो हैं जहां पर मास्टर प्लान आने तक हमें वहां पर क्रय विक्रय हस्तांतरण और भूमि के विकास साथ साथ भवनों के निर्माण पर रोक लगानी होगी। तो पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर यहाँ के टाउनशिप्स जो नए बनने जा रहे हैं वहाँ पर हम लोग 31 मार्च 2027 तक किसी प्रकार के निर्माण कार्य, भूमि के क्रय विक्रय हस्तांतरण पर रोक लगा रहे हैं। अगर मास्टर प्लान पहले तैयार हो जाता है, जिसकी पूरी संभावना है, तो यह रोक पहले ही खत्म हो जाएगी। मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी के जो नए टाउनशिप्स हैं उसके लिए जो मास्टर प्लान एरिया पहले से है उसमें थोड़ा एक्सपेंशन करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय लिया जा रहा है। तो इन 4 शहरों के पास जो नए टाउनशिप्स आने वाले हैं, यहाँ 30 जून 2027 तक भूमि के क्रय विक्रय हस्तांतरण, भूमि विकास और भवनों के निर्माण पर रोक लगाई जा रही है। जैसे ही मास्टर प्लान नोटिफाइड होगा इन जगहों पर, वैसे ही ये रोक हटा दी जाएगी और सामान्य तरीके से मास्टर प्लान के अनुसार भूमि के विकास और भवनों के निर्माण की अनुमति होगी। और अब जरा उन 11 नए आधुनिक शहरों के बारे में भी जान लीजिए जिसे विकसित करने का सरकार ने फैसला कर लिया है। ये सैटेलाइट टाउनशिप कहां और किस नाम से होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण। तो देखिए, पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा और सहरसा के साथ साथ पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी, ये वो तमाम 11 नए जो जिले हैं, इनको आधुनिक तरीके से विकसित किया जाएगा और आधुनिक शहर जैसे ही ये बनेंगे, इसलिए सैटेलाइट टाउन इन्हें कहा जा रहा है। और यहां पर पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में इनका नाम क्या, तो पूर्णिया के नाम से ही जाना जाएगा। पटना की बात करें तो पाटलिपुत्र, सोनपुर को हरिहर नाथपुर के नाम से, गयाजी मगध, दरभंगा मिथिला, सहरसा कोसी। भागलपुर के स्वास्थ्य केंद्र हबीबपुर का अपना भवन 8 महीने से बन रहा है और इसे पंचायत भवन में शिफ्ट कर दिया गया। यहां इस पंचायत भवन की स्थिति देख लीजिए, ना तो यहां कोई बाथरूम के इंतजाम है, ना ही पीने के योग्य पानी मिलता है, यहां तक कि अस्पताल में बिजली का भी कनेक्शन नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि इस गर्मी में यहां पर पहुंचने वाले मरीज, यहां सेवा देने वाले डॉक्टर्स के लिए क्या परेशानी होगी। डॉक्टर, कर्मचारी सहित मरीज हलकान रहते हैं। डॉक्टर ने कई बार अधिकारियों को इसे लेकर पत्र लिखा, लेकिन अधिकारी इसे लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे।
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो पंचायत भवन में चल रहा है, और ये 8 महीने से जो आप देख सकते हैं कि पंचायत भवन में के एक कमरे में जो है ये स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। और जो इसका मुख्य स्वास्थ्य केंद्र जो था हबीबपुर का, वहाँ बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है और 8 महीने से जो है इसे पंचायत भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। देख सकते हैं कि एक ही कमरे में जो है डॉक्टर भी बैठते हैं, टेक्नीशियन भी बैठते हैं और सभी व्यवस्था यहाँ पर, दवा देने की भी व्यवस्था यहीं पर है। लाइट नहीं है यहाँ, ना कोई बाथरूम है। यहाँ चिकित्सक हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या दिक्कत आ रही है मैडम? जी, यहाँ तो बहुत सारी परेशानियां पिछले 8 महीने से हम लोग झेल रहे हैं। ना ही यहाँ पे बिजली की कोई कनेक्शन है। बीच में हम लोगों ने तार जोड़ा था, तो सामने से लोगों ने आके कहा कि ये आपका नहीं आता है, आप लोग पे केस हो जाएगा, जितनी जल्दी हो सकते है तार हटाइए। हम लोगों ने हटवा लिया। जब ऊपरी उच्च पदाधिकारी को इन्फॉर्म किया गया कि यहाँ बिजली स्वास्थ्य विभाग में होना चाहिए, जिसके बगैर पोर्टल नहीं चल पा रहा है, हमारा प्रिंटर काम नहीं हो रहा है, सारा काम मैनुअल हो रहा है। गर्मी लगती है, आते हैं तो पानी का दिक्कत होता है, बच्चे को पिलाने के लिए, बाथरूम जाने के लिए, और यही सब परेशानी है। होना चाहिए ये सब, बहुत दिक्कत है। हाँ, और बीमार पड़ जाइएगा क्या यहाँ आने पर? हाँ, थोड़ा देर बैठने पर गर्मी से बच्चे परेशान हो जाते हैं। स्वस्थ होने के लिए आते हैं, लेकिन उनको भी डर लगता है कि कहीं इस गर्मी में जो है वो खुद इस स्वास्थ्य केंद्र में आकर बीमार ना पड़ जाएं। पिछले 8 महीने से बिजली नहीं है, ना बाथरूम है, और उसी में जो है यहाँ डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और मरीज भी जो है मजबूरी में यहाँ आ रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस पर को लेकर कब तक पहल करता है और नए भवन में इसको कब तक शिफ्ट कराया जाता है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। विश्व पुस्तक दिवस पर संजय झा की तरफ से एक पोस्ट किया गया है। नीतीश कुमार लाइब्रेरी बनाएंगे, संजय झा की तरफ से ये सोशल मीडिया पर एक पोस्ट इस वक्त विश्व पुस्तक दिवस के मौके पर, और उन्होंने लिखा कि नीतीश कुमार लाइब्रेरी बनाएंगे। यदि भेंट देना चाहें तो पुस्तक लेकर आएं, पढ़ने की आदत को शामिल करें, पढ़ाई को जीवन का हिस्सा बनाएं। संजय झा ने इसके आगे लिखा कि किताबें केवल ज्ञान का स्रोत नहीं है, बल्कि विचारों, संवेदनाओं और परिवर्तन की आधारशिला होती हैं। वे हमें अतीत से जोड़ती हैं, वर्तमान को समझने की दृष्टि देती हैं और भविष्य के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलती है। आज के डिजिटल युग में भी पुस्तकों का महत्व और बढ़ गया है। पढ़ने की आदत व्यक्ति को समृद्ध बनाती है और समाज को अधिक जागरूक एवं संवेदनशील। इस अवसर पर मैं आप सभी से एक छोटा सा आग्रह करना चाहता हूं कि जब भी आप मुझसे मिलने आए, यदि भेंट स्वरूप कुछ लाना चाहें तो कृपया एक पुस्तक लेकर आएं। आप सभी द्वारा दी गई पुस्तकों से हम एक नीतीश कुमार लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे, जो ज्ञान और प्रेरणा का साझा केंद्र बनेगी। आज विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर सभी से आग्रह है कि पढ़ने की आदत को अपनी जीवन का हिस्सा बनाइए।